जो बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट आना है भाई 50 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव होते हैं। 50 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता होगा, वो 50 में 50 तो मैं आपको दिला कर। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज आप सभी के सामने मैं एक वीडियो लेकर आया हुआ हूं और मैं इसको ऐसे बता सकता हूं कि आप सभी के लिए ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। और ये मजेदार इस वजह से है क्योंकि इसमें आपको केवल इस चैप्टर से ही 11 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव के। 11 मार्क्स के क्वेश्चन एक चैप्टर से, आप समझ रहे हो 2024 में जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें 11 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से है। ठीक है, और आज के हम लोग इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इस वीडियो में हम लोगों ने 1 2 3 4 5 या 10 ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि पूरे 41 ऑब्जेक्टिव आपके सामने है इस वीडियो में। और मैं ये भी इस बात का दावा करता हूं कि इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है यानी आना ही है और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो ध्यान से बने रहिए। मैं इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें टोटल 41 ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपको करना क्या है कि मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। उस 5 सेकंड में आपने अभी तक जो प्रिपरेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को लिखिए और जब तक आप लिखोगे उसके ठीक बाद मैं भी आपको उसका जो सही आंसर है वो बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है एनपीयू के चैप्टर से, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। और क्वेश्चन को मैं जरा पढ़ूं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आपको पढ़ने में जैसे भी आसान हो आप उसको पढ़कर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, यानी आय और व्यय खाता है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अकाउंट 3 टाइप का होता है, अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। फिर चाहे तो वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है और नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये पर्सनल अकाउंट से है, रियल अकाउंट से है या नॉमिनल अकाउंट से है। तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, 5 सेकंड निकल गया होगा आपका। ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजों को बताते जाऊं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एक साथ कई सारे चैप्टर्स के जो हमारा डाउट है वो आपका क्लियर होता जाएगा। जैसे इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। साथ ही साथ नॉमिनल अकाउंट हम लोग उन सारे अकाउंट को कहते हैं जिस अकाउंट में हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? प्रॉफिट और लॉस के बारे में। जैसे देखिए कि आपको अगले चैप्टर से मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां भी हम लोगों को प्रॉफिट लॉस पता चलता है, यानी डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी ऐसा ही कुछ प्रॉफिट लॉस हम लोगों को पता चलता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी हम लोगों को प्रॉफिट लॉस के बारे में बताता है। मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चले उन सभी को हम लोग क्या नाम देंगे? नॉमिनल अकाउंट। जैसे आगे आपको कैसा मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इससे आगे आपको मिलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे आगे आपको मिलेगा रियलाइजेशन अकाउंट। इन सभी को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ये सारे नॉमिनल अकाउंट हैं। तो एक साथ अब एक बात मैं कंफर्म आपको बता दूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होना है 2025 में, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अभी जो बोर्ड पे उठा लो उठा लो उठा लो 2 मार्क्स। ठीक है, चलो फिर अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को हम लोग जरा पढ़ें। क्वेश्चन क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेयर्ड, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। यहां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कौन बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, मतलब किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि हम लोग इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, और इसी के फर्स्ट चैप्टर में ही, मतलब एनपीओ में ही हमारा दिया गया है किसके बारे में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो इसका आंसर भी यही होना है कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि गैर लाभकारी संगठन के द्वारा इसको
प्रिपेयर किया जाता है। ये इसका सही आंसर है। तो आप चेक करो कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुका। फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नाम देखिए, या क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ, ध्यान से सुनना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑफ, यानी आय और व्यय खाता निम्नलिखित के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन से ट्रांजेक्शंस को इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग किस टाइप के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, अगर आपने पढ़ा है, आपको इसका सही आंसर पता है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका आंसर तुरंत ही बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे कि हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, वो 2 टाइप का होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसका रिवेन्यू नेचर होता है, और जिसका दूसरा जो है उसका नेचर होता है कैपिटल नेचर का। रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। रिवेन्यू नेचर कहने का मतलब होता है बार बार होने वाला ट्रांजेक्शन, बार बार होने वाला ट्रांजेक्शन। और कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है जो कभी कभार होता है, लंबे चौड़े अमाउंट का होता है, एसेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें केवल हम लोग रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस को केवल दिखाते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, उसका सही आंसर आपने दिया है या गलत दिया है, आप इसको टिक आउट करते जाओ। टोटल आपको पता करना है कि आपने 41 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से आपको कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय क्लब इज शोन इन, मतलब लाइफ मेंबरशिप फी। अभी देखो, आप पिछले वाले ही टॉपिक पे पढ़े हो कि हमारा एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू 2 टाइप का होता है। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है, रिवेन्यू और कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर वो है जो कभी कभी होता है, और रिवेन्यू नेचर वो है जो बार बार होता है, हमेशा होता रहता है। ठीक है, अब यहां देखो, क्योंकि यहां क्वेश्चन में लगा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी आजीवन सदस्यता शुल्क, इस वजह से ये एक बार होने वाला है। ठीक है, अगर किसी ने एक बार इस मेंबरशिप फी को पे किया तो अब उसको जिंदगी भर में कभी मेंबरशिप फी करने की जरूरत, पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप इसका सही आंसर बताइए कि हम लोग इसको कहां दिखाते हैं। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। इसका सही आंसर है बैलेंस शीट। कहां दिखाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में। ठीक है, यानी इसको हम लोग सबसे पहले कि इसको हम लोग 2 जगह दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये आता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और बाद में इसको हम लोग दिखाते हैं कहां पर? बैलेंस शीट में। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अभी बैलेंस शीट। ठीक है, अगर ऐसा होता ऑप्शन में कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो वो ज्यादा मजेदार होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नाम क्या है भाई? वह क्वेश्चन क्या है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है भाई, क्या है? प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये अकाउंट का टाइप है हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। चलिए ठीक है, मैं अब इसका आंसर बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? रियल अकाउंट। ठीक है, यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही हो सकता है? जी नहीं, क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। इसके जगह पे आपको बोल सकता है कि ये एक एसेट अकाउंट है। कौन सा? एसेट अकाउंट। ठीक है, और एसेट अकाउंट को लिखेगा कि ये एक संपत्ति खाता है। ठीक है, क्योंकि ये कैश बुक का समरी है, इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम लोग केवल लिखते हैं, तो इस वजह से ये एक एसेट अकाउंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है क्या भाई? पेमेंट ऑफ ऑनेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, यानी सचिव, सेक्रेटरी को हम लोग इंग्लिश में सचिव बोलेंगे और ऑनेरियम को हम लोग मानदेय बोलेंगे या मानदेय। ठीक है, का भुगतान माना जाता है। यानी इसको फिर से हम लोग ये देखेंगे कि सेक्रेटरी को जो ऑनेरियम का अमाउंट पे किया गया है वो किस टाइप का एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू या फिर कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग ऑनेरियम को समझ लेते हैं कि ऑनेरियम क्या है, ताकि आप उसका सही आंसर दे पाओ। ठीक है, ऑनेरियम कहने का मतलब होता है जिस किसी को हम लोग सैलरी पे नहीं करते। क्या नहीं पे करते? सैलरी पे नहीं करते, तो सैलरी के जगह पे जो अमाउंट पे किया जाता है उसे हम लोग ऑनेरियम कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझो आप, क्योंकि सैलरी हम लोग मंथली बेसिस पर पे करते हैं,
तो इसी हिसाब से ओनेडियम भी पे किया जाता है, क्योंकि ये एक साल के अंदर 3 बार 4 बार 5 बार या 10 बार हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साल में कई बार किया जाता है। ठीक है, मैं स्पीड भी इस वजह से बोल रहा हूं ताकि आपका टाइम भी और आपको वीडियो को स्पीड करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, यानी बकाया सदस्यता है। यहां सदस्यता की जगह चंदा भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग क्या मानेंगे। अब जरा ये समझना है हम लोगों को कि जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके इनकम में आता है सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन उसका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कमा रहे हैं भाई, सब्सक्रिप्शन हमको मिल रहा है तो वो मेरा रिवेन्यू है, वो मेरा इनकम है। और यहां क्या बता रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब है कि मेरा पैसा किसी और के पास है, मेरा पैसा किसी और के पास है। बस फटाक से अब यहां से आंसर क्या निकल जाएगा इसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आंसर इसका सही कि ये हमारा क्या है, एसेट है। आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया कि भाई ये ए एंड बी दोनों, और इनकम भी है, जैसा कि मैं भी बता रहा था कि ये मेरा इनकम भी है, ये मेरा रिवेन्यू भी है, और साथ ही साथ ये मेरा एसेट भी है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हमारा इनकम भी है और ये हमारा एसेट भी है। अब क्योंकि ये इनकम है इस वजह से हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, और क्योंकि ये हमारा एसेट है इस वजह से हम लोग इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी इसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग और कंसर्न्स इज टर्म्ड एज, यानी गैर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, यानी गैर व्यावसायिक संगठनों में देनदारियों पर पड़ी संपत्तियों की अधिकता। अरे यार ये कुछ प्योर ही हिंदी हो गया। ठीक है, कुछ एकदम भयंकर वाला हिंदी है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कॉमर्स रखे हो तो आप लोग इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ोगे या क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो हो सकता है उस क्वेश्चन में इंग्लिश जो है वो कुछ और हो और हिंदी कुछ और हो, तो उस टाइम में आपको इंग्लिश को देखकर ही आंसर करना है। ठीक है, इंग्लिश वाला सही माना जाता है, क्योंकि हिंदी को ना हम लोग कहीं ना कहीं से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड एज, हिंदी में पढ़ते हैं, गैर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में देनदारियों पर पड़ी संपत्तियों की अधिकता को क्या कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस टर्म को समझ लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। दरअसल अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए कि ये अगर एक ट्रेडिंग कंसर्न है, यानी ऐसा कोई कंसर्न, ऐसा कोई बिजनेस जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही अपना बिजनेस चला रहा है, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसे बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये कौन से बिजनेस के लिए होगा, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए होगा, यानी जो बिजनेस करता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, पैसा ही पैसा के लिए। ठीक है, जो सेकेंड वाला है, जो सेकेंड वाला है ये कौन सा भाई, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो हमारा एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस है इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कैपिटल फंड, यानी कि पूंजी निधि। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां नॉन ट्रेडिंग को, नन के को केवल हटा दें हम लोग, यानी क्या लिखा होगा, क्या होगा क्वेश्चन फिर, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड एज, फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ओनेडियम पेड इज, फिर से यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि ओनेडियम जो पे किया जाता है उसको कौन सा एक्सपेंडिचर हम लोग मानते हैं, तो वहां वो रिवेन्यू था, यहां भी भाई वो रिवेन्यू ही होगा। लेकिन इसके ऊपर देखो आप, जितना सारा यहां पर जो हमारा ऑप्शन है उसमें ये बता रहा है कि ये इनकम है। भाई सबसे पहले तो यहां पेड लिख रहा है, पेड लिख रहा है, हम लोगों ने पे किया है, पे किया है, तो इस वजह से वो हमारा इनकम तो नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड वाले में एसेट है, क्यों भाई एसेट कैसे हो सकता है, हम लोग तो एक्सपेंसेस को पे करते हैं तो फिर वो एक्सपेंसेस होता है, तो फिर वो हमारा एसेट कैसे होगा, यानी ये हमारा एसेट नहीं है। हाँ, अगर यहां लिखा हुआ रहता प्रीपेड ओनेडियम, हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया, तो फिर वो हमारा एसेट हो सकता था। लेकिन अभी ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। क्यों भाई, क्योंकि हम लोगों ने इसको
पे किया है, हम लोगों ने इसको दिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, लेगेसी क्या आने का मतलब क्या है, विरासत, विरासत को इस रूप में माना जाना चाहिए, को इस रूप में माना जाना चाहिए, मतलब लेगेसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, लेगेसी को यहां विरासत और यहां पर एक और वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, वसीहत यूज किया जाता है लेगेसी की जगह पे या विरासत की जगह पे। अब हम लोगों को यहां पर यह दिखाना है कि भाई ये जो लेगेसी है इसको हम लोग क्या मानते हैं, क्या मानते हैं लेगेसी को, ठीक है। लेकिन यहां पर ना लेगेसी के बारे में आपके बुक में कुछ डिफरेंट चीजों को लिखेगा कि अगर अमाउंट बड़ा है, या फिर हो सकता है यहां पर लिखेगा कि आपको क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। कभी कभी क्वेश्चन में तो ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि जो लेगेसी है उसका 50% रिवेन्यू ट्रीट कीजिए आप, और बाकी का 50% आप कैपिटल ट्रीट कीजिए, ठीक है, ऐसा भी रहता है। और कभी कभी क्वेश्चन में इसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उस छोटे छोटे अमाउंट को उस टाइम में हम लोग रिवेन्यू रिसीप्ट मान लेते हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट मान लेते हैं। और जब अमाउंट इसका एकदम लंबा चौड़ा हो, बहुत बड़ा अमाउंट हो जो कभी कभार मिलने वाला हो, ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग इसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप इसको क्या ट्रीट करो अभी, लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका अभी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां आपको ध्यान से देखना है भाई, क्वेश्चन में लगा हुआ है नोट, नोट, ठीक है, नॉट, एनओटी, नॉट, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। ये दिखाना है हम लोगों को इसमें से कौन सा एक गैर लाभकारी संगठन नहीं है, नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने यहां बता दिया कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है भाई, पार्टनरशिप फर्म। क्या है, पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ठीक है। अब क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए है तो इसका मतलब है कि ये एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। यहां पूछा जा रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज। अब हम लोग एक बार पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पुराने समाचार पत्रों की बिक्री क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन क्या है भाई, कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट, एसेट और प्रॉफिट। आप लोग ध्यान से देखना, इसमें अगर आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चंस को, सारे स्लाइड को आप लोगों ने ठीक से देखा है तो मैंने वहां लिखा हुआ था कि जो बार बार होने वाला है वो रिवेन्यू, जो कभी कभार होने वाला है वो कैपिटल, जो लंबे चौड़े अमाउंट का है वो कैपिटल, जो छोटे छोटे अमाउंट का है वो रिवेन्यू। आप जरा बताओ, क्या आप लोग अभी अगर या कहीं पर भी पुराने वाले अखबारों को आप बेचते हो तो क्या वहां से 50,000 या 1 लाख कमा सकते हो, क्या है पॉसिबल? नहीं है ना। वो आपको किलो के हिसाब से ठेले वालों को थोड़ा थोड़ा करके आपको बेचना होता है। महीने भर में 2 महीने में आपने जितना जमा किया उसको आप किलो के रूप से बेच देते हो, किलो के अमाउंट बेचते हो, मतलब थोड़ा ही अमाउंट मिलता है। तो फाइनली ये हमारा कौन सा रिसिप्ट है भाई, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 13 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेयर्ड इन, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भाई हम लोग प्रिपेयर करते हैं, आय और व्यय खाता तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, रिपीटेड है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं ना अभी। तो ये अभी फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है भाई, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहां प्रिपेयर किया जाता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए यहां हम लोगों को एग्जांपल में देना है या भी हम लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हम लोगों को खोजना है इसमें, ठीक है, क्लियर कट। चलिए सबसे पहले भाई टाटा स्टील, क्या ये प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहा है, चल रहा है भाई, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। एयर इंडिया ये भी प्रॉफिट के लिए चल रहा है। रिलायंस कंपनी लिमिटेड, देखो अभी अभी हम लोगों का रिचार्ज महंगा कर दिया गया है, क्यों भाई, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ना, ठीक है। मतलब ये तीनों प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इस वजह से ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड शैक्षणिक परिषद, जैसे बिहार में है बीएसईबी, उसी तरीके से हमारा झारखंड का ये एकेडमिक काउंसिल है, और ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं चलता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है इन नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, इनकम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, मेरे ख्याल से ये पूछेगा ही, निश्चित ही पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बता रहे भाई, नोट फॉर प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि व्यय अगर ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किससे भाई? आय से ज्यादा हो, यानी इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो फिर इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ इसका आंसर, जो सही आंसर है वो बताना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट में बहुत ही बेहतरीन भी है, और आपने अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा तो मेरे ख्याल से बहुत तो बार ये क्वेश्चन आया तो जरूर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डेफिसिट। क्या है? डेफिसिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16। अरे ये मत सोचना कि वीडियो को स्किप करेंगे, भाई स्किप करोगे मार्क्स आपके स्किप हो जाने। ठीक है, और साथ ही साथ ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं इसे डिटेल में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग निश्चित ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी अच्छा मार्क्स आए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा ना भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुनिए। कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, देखिए देखिए, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि अगर आप स्किप करोगे हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल जाए आपके हाथ से। कैसे भाई? देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, मतलब कैपिटल फंड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं पिछले वाले स्लाइड पर जाता हूं, आपको दिखाता हूं कि मैंने वहीं पर लिख दिया हुआ था। ठीक है, अब देखते जाओ, जैसे ही मिले आप लोग बताना कि मुझे अब रुक जाना है। देखिए यहां पे है एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल फंड। ठीक है, तो ये मैंने इसे पहले ही बता रखा था आपको। अब मैं वापस उसी क्वेश्चन पर आऊंगा जिस पर ये हम लोग अभी थे। स्टिल डेफिसिट, बस यहां पर। तो अभी जो इसका सही आंसर है वो क्या है भाई? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उसमें क्या है भाई? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज, अरे बाप रे, अभी हम लोगों को क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया भाई, एडवांस में मिल गया। ठीक है, अब लौटा तो नहीं दोगे ना, आती हुई लक्ष्मी को कौन जाने देता है भाई, तो हम लोग रख लेंगे पैसे को। ठीक है, अब हम लोगों ने रखा तो उसका अकाउंटिंग तो करोगे ना, क्योंकि वो अभी एडवांस में मिला हुआ है, तो वो अभी का मेरा इनकम नहीं है, वो मेरा इनकम नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे भाई? लायबिलिटी। क्या ट्रीट करेंगे? लायबिलिटी। ठीक है, अब क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि आप लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन को आप कहां दिखाओगे, कहां दिखाओगे, कहां शो करोगे? ठीक है, तो क्योंकि लायबिलिटी ट्रीट करते हैं तो इस वजह से ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाले साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाना आंसर। ठीक है, एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, क्या मतलब है इसका? पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर एंट्रेंस फी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग इसे क्या ट्रीट करते हैं? क्या ट्रीट करते हैं? तो हम लोग इसको ट्रीट तो करते हैं ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू इनकम। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों को मिलता है एंट्रेंस फी, ये इनकम में आता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के साथ ही साथ ये हम लोगों को इनकम में आता है, यानी सोर्स ऑफ ये जो हमारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके सोर्सेस में एक आता है एंट्रेंस फी, तो इस वजह से अभी हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे? रिवेन्यू इनकम। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्पेसिफिक डोनेशन इज, अच्छा नाम है स्पेसिफिक डोनेशन, अभी पर्पस जुड़ा हुआ रहता है। पहले हम लोग समझ ले स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, फिर आप लोग आंसर देना। तो स्पेसिफिक डोनेशन कहने का मतलब होता है जो किसी स्पेशल पर्पस से हम लोगों को दिया जाता है। कैसे? स्पेशल पर्पस के साथ, मतलब वो लिखा हुआ रहता है कि मैंने आपको सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट पे किया है वो किस लिए पे किया है। ठीक है, वो क्योंकि लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको जो मानेंगे वो क्या मानेंगे भाई? कैपिटल रिसीप्ट्स। क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीप्ट्स। और अगर यहां स्पेसिफिक की जगह जनरल डोनेशन होता, क्या होता? जनरल डोनेशन होता, तो फिर हम लोग इसको रिवेन्यू रिसीप्ट्स ट्रीट करते। ठीक है, जनरल डोनेशन रिवेन्यू होगा, स्पेशल डोनेशन कैपिटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय क्लब इज, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहां लाइफ मेंबरशिप फी है, इस वजह से हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे भाई? कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स, हाँ ध्यान देना है कि ये रिवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, इस वजह से ये ए और बी बोथ में नहीं जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये इसका सही आंसर क्या होगा? कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑल रिसीप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर सोन इन, अच्छा 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 अच्छा, जितना सारा हमारा रिसीप्ट्स है जो कि किस नेचर का है भाई?
कैपिटल रिसीप्ट है यानी कैपिटल नेचर का है, उन सभी को हम लोग कहां दिखाते हैं? सबसे पहले भाई जो रिवेन्यू, जितने सारे कैपिटल, जितने सारे एक्सपेंडिचर और इनकम का नेचर होगा रिवेन्यू, वो सभी जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जितना सारा नेचर होगा इनकम और एक्सपेंडिचर का, कैपिटल नेचर के जो होंगे इनकम और एक्सपेंडिचर, उन सभी को हम लोगों को दिखाना है कहां पर? बैलेंस शीट में। कहां पर? बैलेंस शीट में। तो जो इसका सही आंसर है वो है बैलेंस शीट। इसका सही आंसर क्या है भाई? बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आइटम्स ऑफ रिवेन्यू इन नेचर, ऑल आइटम्स ऑफ रिवेन्यू इन नेचर आर शोन इन। बस वीडियो को 10 सेकंड अगर आप पीछे कर लेते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया हुआ था कि रिवेन्यू जितने सारे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, उन सभी को हम लोग दिखाते हैं, उन सभी को हम लोग दिखाते हैं कहां पर भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, क्या हम लोग इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, बैलेंस शीट में नहीं लिखते। इस वजह से अगर हम लोग बोथ ए एंड बी में अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, अगर ए और बी को हम लोग क्लिक करें तो वो गलत आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग केवल कहां दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सा नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? नहीं है। बस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि यहां पर नोट है या नहीं है। है, अभी है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका जो एग्जाम्पल चूज करेंगे वो कैसे भाई, कैसे देखेंगे हम लोग इसको कि इसका सही आंसर क्या है? तो हम लोगों को देखना है ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही चल रहा है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए ही चल रहा है भाई। तो सबसे पहले कॉलेज, ना यहां पर जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में है। ठीक है, दूसरा स्पोर्ट्स क्लब, ये भी नहीं। तीसरा मारुति उद्योग, बिल्कुल ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही मारुति उद्योग चल रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या फ्री में बैठ रहा है क्या मारुति कार? किसी को मिला? कभी किसी को नहीं मिला। तो फिर इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसका सही आंसर मारुति उद्योग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 24, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय क्लब आर शोन ऑन डेथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बस क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा सा घुमाया गया, बस केवल थोड़ा घुमाया गया, क्योंकि हम लोगों ने इसको पिछले स्लाइड में भी देखा हुआ था। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन क्या बता रहा है हम लोगों को कि जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है, अब देखो पिछले कुछ सेकंड को अगर पीछे करोगे आपको तो इसका भी आंसर आपको मिल जाना है। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहोगे तो 11 नंबर तो फिक्स है ना भाई। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, चीजों को नोट डाउन करोगे तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा कि इसको हम लोग कहां पर दिखाते हैं? लायबिलिटी वाले साइड में। कहां पर? लायबिलिटी वाले साइड में, क्योंकि ये एडवांस में मिला हुआ है। तो अभी ये मेरा इनकम नहीं है, अभी का ये मेरा इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम? इसमें से ऐसा कौन सा है जो हमारा इनकम नहीं है? चलिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल है भाई, डोनेशन है, सेल ऑफ टिकट ये भी है, लेकिन यहां क्वेश्चन में बोल रहा था नॉट एन इनकम, जो हमारा इनकम नहीं हो। तो सही आंसर क्या होगा? इंडोमेंट फंड। क्या होगा? इंडोमेंट फंड। क्या होगा? इंडोमेंट फंड। अब क्योंकि उसके साथ फंड लगा हुआ है तो वो हमारा लायबिलिटी है, ना कि इनकम। ठीक है, वो हमारा कौन क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर, ज्यादा अधिकांश लेन देन जो है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में या नॉन गैर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किस टाइप के होते हैं? किस टाइप के होते हैं? अब क्योंकि सारा नहीं बोला, बोला अधिकांश, ज्यादा हम लोग किस टाइप से करते हैं भाई? तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग उसमें कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सके। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैसा करता है? कैश ट्रांजेक्शन। अब जरा एक एग्जांपल बताओ, जब आपने किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो क्या वहां पर आप बोल सकते हो क्या कि आज आप मेरा एडमिशन ले लीजिए, कल मैं आपको अमाउंट पे करूंगा? आज मुझे आप फॉर्म एडमिशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आप मुझे दे दो, मैं आपको कल अमाउंट पे करूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब है कि वहां हम लोगों को मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैसा करना होता है? कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन यहां ध्यान रहे, यहां सारा नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, ज्यादा ट्रांजेक्शन, तो वो
कैश ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े, और जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है भाई, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजर, हलवा है, हलवा आप सभी के लिए। ठीक है, एकदम फटाक से आंसर दोगे कि ये हमारा प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो होता नहीं है, फिर किस लिए, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द सोसाइटी, यानी समाज की सेवा करना इसका आंसर है। मेरे ख्याल से इसका आंसर तो सभी को पता होगा, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 होगा आप आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसको हम लोग क्या करें भाई, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट्स। क्या मानते हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट्स। क्या इसका सही आंसर सी हो सकता है, कैपिटल एंड रिवेन्यू? नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये केवल और केवल क्या हो सकता है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स। और ध्यान रहे, क्योंकि ये रिवेन्यू रिसीप्ट्स है, इस वजह से हम लोग इसको लिखते कहां है भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 29, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज समरी ऑफ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ। ये देखो फिर से एक मिल गया हमारे पिछले वाले वीडियो, मतलब इसी वीडियो को अगर कुछ सेकंड पीछे जाओगे तो फिर से मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी होता है कैश बुक का, समरी होता है कैश बुक का। ठीक है, और इस वजह से हम लोग इसे एसेट अकाउंट भी बोलते हैं, और ये एक रियल अकाउंट भी होता है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर है, ये कैश बुक का समरी होता है। यहां समरी पूछा गया है, तो ये समरी किसका होगा, कैश बुक का। अब यहां देखना थोड़ा ध्यान से, ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स में, ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, क्या हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल कैपिटल नेचुरल के ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं? नहीं, दोनों दिखाते हैं, दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, ऑल रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट? नहीं, ये भी नहीं, दोनों दिखाते हैं। ऑल रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, यही सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा अभी, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 30 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से किसको हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे, इनमें से किसको हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। अब क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है, तो हम लोग इसमें केवल कैश ट्रांजेक्शंस को ही लिखते हैं, और कैश ट्रांजेक्शन हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अमाउंट मेरे पास आया हो, फिर चाहे वो कैश या फिर चेक के थ्रू, या हमारे पास से गया हो, रिसिप्ट हुआ हो कुछ या फिर पेमेंट हुआ हो कुछ। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोगों के सामने अभी है भाई, ऑप्शन है, देखना है कि किसमें मेरे पास पैसा आया या फिर मेरे पास से पैसा गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब है कि हम लोगों ने सैलरी अभी पे नहीं किया है। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट का इसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कुछ ना तो पैसा गया और ना ही आया है। डेप्रिसिएशन, ये तो एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है ना, तो इस वजह से इसको नहीं दिखाएंगे। चलिए अगला वाला है लाइफ मेंबरशिप फी, बिल्कुल ये हम लोगों को सोर्स ऑफ इनकम में एक है, लाइफ मेंबरशिप फी सोर्स ऑफ इनकम किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बार हम लोग इसके ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार क्लियर कर लेते हैं भाई, क्या है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर यहाँ केवल सब्सक्रिप्शन लिखा रहता ये भी इसका सही आंसर बनता। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ क्या लिखा है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, मतलब हम लोगों ने कमाया, मिला नहीं है अभी, मिला नहीं है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 31। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड, लीजिए फिर से आ गया वो क्वेश्चन, स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड, अगर हम लोगों ने क्या किया भाई, स्पेसिफिक फंड मेंटेन किया है, और इसको एनपीओ में आप लोग पढ़े होंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग नाम के टॉपिक में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग नाम के टॉपिक में। तो अभी क्या है, इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड ऑफ द फंड्स, यहां पर ऐसा होना चाहिए था, ऑफ द फंड्स, यानी जो अमाउंट हमारे फंड से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, शुड बी रिकॉर्डेड ऑन, फिर हम लोग उसको कहां लिखेंगे भाई, कहां लिखेंगे हम लोग, यानी यहां पर ये पूछा गया कि अगर मान लीजिए आपने किसी स्पेसिफिक फंड में जमा किए हैं 10 लाख रुपीस, ठीक है, लेकिन आपका उस फंड पर खर्च हुआ 11 लाख रुपीस, तो ये जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है ना 1 लाख का, उसको आप क्या करोगे, कहां शो करोगे भाई। इसका जो सही आंसर है आप लोग बताओ, अगर आप लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है तो एनपीओ में, और मैं तो हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा अमाउंट जो है वो खर्च कम हो, फंड के अमाउंट से खर्च कम हो, तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी नहीं करेंगे, सारा का सारा अमाउंट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। सारा का सारा अमाउंट कहां, सारा का सारा ट्रीटमेंट कहां पर, बैलेंस शीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब जो होगा वो कौन सा है, 32। All receipts from sale of consumable items are treated as consumable items। consumable items इस चैप्टर में आपको एग्जांपल इसके बारे में दिया गया है, मेडिसिन के बारे में या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में या फिर स्टेशनरी के बारे में, इन सभी के बारे में इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है। चलिए अभी क्या था, ऑल रिसीप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम क्योंकि हम लोग इसको रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं और इसको सेल कर रहे हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट सेल किया जा रहा हो क्लब में, ठीक है, नाश्ता, तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे भाई, रिवेन्यू रिसिप्ट। हाँ याद रहे, बोथ ए एंड बी गलत है, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन क्या है, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज शोन। अब शोज यानी हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसका बैलेंस क्या शो करता है, इसका बैलेंस मतलब इसका शेष क्या दिखाता है, ठीक है, और इसका जो शेष है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा प्रिपेयर किया जाता है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों को पता चलता है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो इसी तरीके से हमारा जो एनपीओ है इसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हम लोगों को दिखाता है हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो हम लोग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलेंगे सरप्लस, क्या बोलेंगे, सरप्लस। और यहां जो वाइस वर्सा मतलब कि उल्टा, उल्टा किसका उल्टा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर का उल्टा, इसे हम लोग बोलते हैं डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट, ठीक है, या फिर डेफिशिएंसी बोला जाता है। तो सरप्लस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाई आधिक्य, आधिक्य, ठीक है, और डेफिशिएंसी या डेफिसिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कमी, क्या बोलते हैं, कमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, और इस 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग अभी देखेंगे, क्वेश्चन क्या है भाई, कि प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। मतलब किसी मृत आदमी से उसके इच्छा से हम लोगों को जो प्रॉपर्टी रिसीव्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, इस पर एक मूवी भी बना हुआ है, अक्षय कुमार का मूवी है एंटरटेनमेंट, ठीक है, जिसमें पन्नालाल जौहरी का डेथ होता है और वो अपने डेथ होने के पहले अपना सारा प्रॉपर्टी किसके नाम कर जाता है भाई, एंटरटेनमेंट नाम के डॉग के नाम, गजब, उस डॉग का हैसियत समझो कहां हो गया। तो वो किसके वजह से था, वो कौन से टॉपिक के वजह से है भाई, लेगेसी, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लेगेसी बोलते हैं, ठीक है, विरासत या फिर वसीयत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या दिखाता है, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो आंसर है वो क्या निकल के आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं पूछा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आंसर को क्या बोलते हैं। यहां क्वेश्चन क्या है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो आंसर है वो यूजुअली मैक्सिमम कौन सा आता है, मैक्सिमम, ज्यादातर या समानतया क्या दिखाता है भाई, तो ये ज्यादातर दिखाता है डेबिट बैलेंस, क्या दिखाता है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है। और कभी कभी आपको आपके क्वेश्चन में यहां पर लिखा जा सकता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्या, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ये भी इसका सही आंसर होगा, ये हमारे क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो जनरली इंडिकेट करता है, जनरली इंडिकेट करता है, मतलब क्या दिखाता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दिखाता है हमारा सरप्लस एंड डेफिसिट, सरप्लस एंड डेफिसिट। अच्छा, सरप्लस और डेफिसिट हम लोग किसको कहते हैं, ध्यान रहे, ऐसा क्वेश्चन आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो सरप्लस और डेफिसिट हम लोग किसको बोलते हैं भाई, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, क्या हो,
एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, इनकम से ज्यादा, किससे ज्यादा हो, इनकम से, तो इस टाइम में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि हमारा इनकम ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, तो इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। सरप्लस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिशेष या आधिक्य, और जो एक्सपेंडिचर है हमारा, जो डेफिसिट है, उसको हम लोग बोलते हैं घाटा या फिर कमी। ठीक है। इसका दूसरा नाम ये भी है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर हम लोग डेफिसिट को बोलेंगे तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, यानी जो डोनेशन हम लोगों को मिला है स्पेशल पर्पस से मिला है। अब हम लोग इसको कहां दिखाएंगे भाई, तो डोनेशन जो स्पेशल पर्पस से मिलता है इसको हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल इनकम ट्रीट करते हैं। कैसा, कैपिटल इनकम। ठीक है। और क्योंकि ये कैपिटल बेस्ड है या कैपिटल इनकम है, इस वजह से हम लोग इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं भाई, बैलेंस शीट। जरा ऑप्शंस को पढ़ें। क्या हम लोग इसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट, बस यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फिर क्या है हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या है भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन। फिर से यहां क्योंकि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आ रहा है, ये प्राइज फंड पर ये क्वेश्चन है भाई। अब क्योंकि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इस वजह से हम लोग इसको दिखाएंगे लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहां पर दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि ये फंड लिख दिया ना इसमें। अब क्योंकि फंड है तो ये कैपिटल इनकम है, फिर इसको कहां ले जाओगे भाई, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। ओ हो, ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। हाँ भाई, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी 39। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। जो सब्सक्रिप्शन हम लोगों को इस साल मिला है वो कितना मिला, 50,000 मिला हुआ है। RS सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ये अमाउंट, सॉरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये अमाउंट। तो ये अमाउंट कितने का है, 8,000 का। इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब आगे दिया हुआ है जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है, ये तो बिगिनिंग है ना, तो पिछले साल हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये साल जब शुरू हुआ तो उसी समय में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है भाई। तो साल अगर शुरू हुआ तो उस समय तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का नहीं हो सकता है ना, ये किस ईयर का है भाई, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो हम लोग इसको पिछले साल के इनकम को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है। तो पिछले वर्ष वाले इनकम को हम लोगों ने माइनस किया, इसका जो फाइनल अमाउंट आएगा वो कितना, 52। यानी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर इतना आइटम दिया हुआ है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट में कितना शो करना है, अमाउंट 52,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और ये इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो फिर से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैलकुलेशन करना है एक छोटा सा। क्वेश्चन क्या है भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड बाय 1,80,000, अमाउंटेड 1,80,000। सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 1,80,000 का। और फिर आगे है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट कितना है भाई, 20,000। क्योंकि ये करंट ईयर का है तो फिर से इसमें 20,000 हम लोग ऐड कर लिए। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड बाय 10,000, एडवांस मिला और कब मिला, करंट ईयर के लास्ट में मिला, करंट ईयर के अंत में मिला। तो ये करंट ईयर के लिए नहीं हो सकता है, करंट ईयर का ये नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद ये अमाउंट भाई कितने का आएगा, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने से पता चला कि ये कितने का अमाउंट है भाई, 1,90,000 का। इसका मतलब है कि 1,90,000 हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। 1,90,000 अमाउंट कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000 का आउटस्टैंडिंग है, इसको हम लोग एसेट साइड ले जाएंगे, बैलेंस शीट के, एसेट साइड बैलेंस शीट के। और ये जो 10,000 का एडवांस है ये चला जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें केवल इनकम एक्सपेंडिचर पूछा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा ये अमाउंट, 1,90,000 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर
41 जो इस क्वेश्चन का है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 और सबसे आखिरी क्वेश्चन भी है, तो हम लोग जरा देखें इसको क्या है भाई। इन केस ए स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड, अगर हम लोगों ने क्या किया है, स्पेसिफिक फंड को मेंटेन किया है, मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर ये क्वेश्चन है। द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड्स शुड बी रिकॉर्डेड, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हमारा एक्सीड करेगा भाई, अमाउंट एक्सीड करेगा, तो उसको हम लोग कहां दिखाएंगे, तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसको देखा हुआ था, ये डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, कहां पर, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि इसको कहां दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड, ऐसा पूछ सकता है। तो आप ये याद रखो कि डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेंडिचर साइड बोलते हैं। तो फाइनली इसका अमाउंट क्या होगा, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और इस तरीके से हमारा 41 क्वेश्चन का ये वीडियो कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इससे निश्चित ही बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप लोग हमारे अगले वीडियोस को भी इसी तरीके से, इसी शिद्दत के साथ देखते हैं, तो निश्चित ही आपका जो बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट आना है भाई, 50 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव, आप सभी को पता होगा, वो 50 में 50 तो मैं आपको दिला कर, ठीक है, निश्चित ही वो आपको आने हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में लगातार बने हुए रहने के लिए, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सेकंड चैप्टर का वीडियो लेकर आने के लिए आप सभी के सामने में। आप सभी रेगुलर रहिएगा, तो निश्चित ही मतलब कंटिन्यूअसली रहिएगा इस चैनल पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ढेर सारे मार्क्स आपको उठा के ले जाने हैं अपने घर, ठीक है, एकदम भर भर के मार्क्स आने, ठीक ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर बने हुए रहने के लिए, इस वीडियो में बने हुए रहने के लिए। जल्दी ही हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर आने